नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, साहित्य, परंपरा और विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी अपकमिंग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो पिछले सेशन में हमने जो स्टैटिकल ऑफिसर का पेपर है 2000 दिसंबर 2021 में आयोजित हुआ था, इस पेपर में जो इतिहास, कला, संस्कृति के 15 प्रश्नों का हमने डिस्कस किया और उसके बाद में जो ज्योग्राफी के प्रश्न है इसका डिस्कशन हम आज के सेशन में करेंगे। कल संडे की वजह से और कुछ व्यस्तता की वजह से आपकी क्लास वो नहीं हो पाई। अब आज से ये क्लास पुनः कंटिन्यू रहेगी। अगला जो 15 तक के सवाल हमने डिस्कस कर लिए थे और अगला जो क्वेश्चन है 60 नंबर, ये है विंध्यन कगार निर्मित है, यानी कि राजस्थान का जो पूर्वी भौतिक प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी भाग, उसमें विंध्यन जो कगार भूमियां हैं वो किससे निर्मित है? बलुआ पत्थरों से, ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से या फिर संगमरमर से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। विंध्यन जो कगार है ये बलुआ पत्थरों से निर्मित है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार परीक्षा में पूछे जा चुका है ये प्रश्न और अलग अलग डायमेंशन से पूछा गया है। एक बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा था और आरपीएससी ने भी सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा था कि विंध्यन कगार जो भूमि है ये कौन सी नदियों के बीच में स्थित है? बनास और चंबल, बनास और बेड़च या फिर चंबल और काली सिंध, इस प्रकार से विकल्प दे रखे थे। तो ये बनास और चंबल नदियों के बीच में विंध्यन कगार भूमियां है वो निर्मित है और मेनली विंध्यन जो कगार भूमि है ये राजस्थान के आपका धौलपुर और करौली जिले, इन जिलों में विंध्यन कगार भूमि है वो फैली हुई है जो कि बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनास और चंबल नदियां भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं। तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश जो कि अरावली के पश्चिम का है उसे रेतीले मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये मरुस्थल भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो रेतीला शुष्क मरुस्थल और एक है अर्ध शुष्क मैदान। तो यहाँ पर आप मैप के जरिए देखने का प्रयास करें। ये जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और अरावली पर्वत श्रृंखला के ठीक सहारे सहारे यहाँ पर पश्चिम की ओर आपकी 50 डिग्री सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो खींची गई है। उसके बाद में ये 50 डिग्री समवर्षा रेखा का मतलब ये होता है कि इसके जो पश्चिम में जो क्षेत्र है वहां पर जो नॉर्मली है वो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है और इसके पूर्व का जो भाग है यहाँ पर जो बारिश है ये 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, तो ये एक वर्षा का विभाजक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान को बराबर दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो राजस्थान को बराबर दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा को कहेंगे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से जो पश्चिम का भाग है ये मरुस्थल, रेतीला शुष्क मैदान और ये अर्ध शुष्क प्रदेश। तो यहाँ पर ये जो 25 सेंटीमीटर है ये रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क जो मैदान है इनको दो भागों में है वो डिवाइड करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पर ये विंध्यन कगार भी देख लीजिए। यहाँ पर आपका विंध्यन कगार है ये मेनली फैला हुआ है जो कि आपका बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, बनास और चंबल नदियों के मध्य। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, विकल्प नंबर 4। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है कौन सी नदी बनास से दाईं किनारे पर नहीं मिलती है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछने का थोड़ा सा ये जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज है वो कर दिया है, क्योंकि मोस्टली जो नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपको सहायक नदियां पूछी जाती है। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि कौन सी सहायक नदी दाएं किनारे पर नहीं मिलती है। तो आपको ध्यान में रखना है, यानी कि कोई भी नदी जहां से उद्गम होती है और उद्गम होकर वो, जैसे कि ये नदी है यहाँ से इसका ओरिजिनिंग पॉइंट है,
अगर ये नदी इस प्रकार से बहती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर में बहती है, तो इसके दाएं किनारे, यानी कि ये दायां किनारा हो गया और ये बायां किनारा हो गया। यहाँ से जो नदी आकर मिलेगी वो बाएं किनारे से, और यहाँ से आकर जो मिलेगी वो दाएं किनारे से। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई नदी यहाँ से उद्गम होती है इसका, और इस प्रकार से ये बहती है, ठीक है, ठीक बनास खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती हुई इसी प्रकार से प्रवाहित होती है। तो इस बनास के, यानी कि दक्षिण से जो भी नदियां मिलेगी वो तो कौन से किनारे की हो जाएगी, दाएं किनारे की, और उत्तर की ओर से जो भी नदियां मिलेगी वो आपकी बाएं किनारे की नदी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। जब भी आप राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ें, नदी तंत्र पढ़ें, तो उसमें ये चीज आपको अच्छे से वो ध्यान में रखनी है। तो अगर बनास नदी की बात करें तो बनास के जो बाएं किनारे की ओर मिलती है उसका नाम है खारी। बाएं किनारे वाली मैं ऊपर लिख रहा हूं, खारी। इसके अलावा मानसी, मोरेल, और एक का नाम है सोडरा। सोडरा यहां पर लिखा हुआ है ये। तो ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है। तो दाएं किनारे पर नहीं मिलने का मतलब हुआ ये बाएं किनारे पर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करें कि सोहद्रा, मानसी, मोरेल और खारी ये तो बाएं किनारे पर मिलती है, और बेड़च, गोलवा और बाजाइन ये बनास नदी के दाएं किनारे पर मिलती है। और बनास नदी की टोटल जो लंबाई है 480 किलोमीटर है। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसे वन की आशा और वर्णाशा के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका जो अस्तित्व है ये कब स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013, 16, 18 और 19। तो सन 2019 में राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना है वो की गई थी। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पर्यावरण विभाग कब स्थापित किया गया, तो राजस्थान में पर्यावरण विभाग स्थापित किया था 1983 को। राजस्थान में पहली बार पर्यावरण और वन नीति कब इंप्लीमेंट हुई, तो 2010 में राजस्थान में पहली बार वन नीति है वो जारी हुई थी, वन और पर्यावरण नीति, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि राजस्थान के वर्तमान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, ठीक है। तो ये पर्यावरण से संबंधित ध्यान में रखिए। इसके अलावा आपसे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेज भी ध्यान में रखना है, जैसे कि 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, इसी प्रकार से 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 5 जून को एनवायरमेंट डे यानी कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये डे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना। 21 मार्च वन दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 5 जून पर्यावरण दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में सीसा एवं जस्ता की रामपुरा आगूचा की खानें जिस जिले में स्थित है वह हैं। तो सीसा और जस्ता की खानें है रामपुरा आगूचा में, आप सभी को पता है। सीसा जस्ता की बात करें तो जावर में है जो कि उदयपुर में है। रामपुरा आगूचा, राजपुरा दरीबा ये प्रमुख इनकी खान है। तो देखिए रामपुरा जो आगूचा है ये तो आपकी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। और राणा लाखा के शासनकाल में प्राचीनतम जो सीसा जस्ता की खान है उसका नाम है जावर माइंस, ठीक है। ये कहाँ पर है, उदयपुर में है। और सीसा जस्ता के लिए 2 गृह संयंत्र स्मेल्टिंग पावर प्लांट भी लगाया गया है, एक चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में और एक देबारी उदयपुर में, ठीक है। इसके अलावा एक है राजपुरा दरीबा। तो ये राजपुरा दरीबा है, ये आपका कौन से जिले में है, राजसमंद में है। राजपुरा दरीबा राजसमंद, ये भी सीसा जस्ता की है। और रामपुरा आगूचा है ये आपकी भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में मोरिजा, निमला, लोह अयस्क भंडार जिले में है। तो मोरिजा, बानोला और निमला, रायसेला ये लोह अयस्क के भंडार है। मोरिजा बानोल आपका जयपुर में है। ये सवाल वैसे
इस प्रकार से देखा जाए तो मोरिजा बानोल तो हो गया जयपुर में, और नीमला यहाँ है, तो मोरिजा बानोला तो जयपुर में है, नीमला रायसेला है, ये दौसा में है। अकॉर्डिंग टू आरपीएससी इसका जो सही उत्तर है ये दो जयपुर माना है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीमला रायसेला कहाँ है, तो नीमला रायसेला आपका दौसा में है। ठीक है, इसके अलावा थुरुंडेर, नाथरा की पाल, ये भी आपके लो एस के प्रमुख भंडार है। और डाबला सिंगाना, डाबला सिंगाना भी लो एस के प्रमुख भंडार है, जो कि आपका झुंझुनू में है। इसके अलावा बगोली सराय पचलंगी भी झुंझुनू में लो एस की खाने यहाँ पर है। नेक्स्ट है राजस्थान का रामसागर वन्यजीव अभयारण्य जिले में स्थित है। तो रामसागर, वन विहार और आपका केसर बाग, ये तीनों ही धौलपुर में है। रामसागर, इसके अलावा कौन सा है, पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस संबंध में, वन विहार और केसर बाग, ये आपके कहां पर है, धौलपुर में है। चूरू में आपका ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सर्रा या तिबरसा जो रोग है ये संबंधित है भैंस से, सुअर से, बकरी या ऊंट से। तो देखिए सर्रा अगर रोग की बात करें तो ये बकरियों में भी पाया जाता है, गायों में भी होता है, भैंस में भी होता है, ऊंट में भी होता है। लेकिन यहाँ पर कोष्टक में लिखा है तिबरसा, तो ये तिबरसा का मतलब होता है कि ऊंटों में जो सर्रा रोग होता है वो 3 साल से है वो रिजोल्व हो पाता है, सही हो पाता है, और 3 साल तक उसका ट्रीटमेंट है वो चलता है। तो इसीलिए तिबरसा इसको कहते हैं, जो कि मेनली ऊंट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आरपीएससी के अकॉर्डिंग इसका 4 नंबर ऊंट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान की परवन बृहद सिंचाई परियोजना जिले में स्थित है। धौलपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। तो परवन सिंचाई परियोजना राजस्थान के 12, झालावाड़ और कोटा जिले में स्थित है। आरपीएससी आरएएस 2021 में सवाल पूछा था कि परवन सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है, जिसमें कोटा, 12 और झालावाड़ तीनों ही विकल्प दे रखे थे। लेकिन यहाँ पर सबसे जो सही उत्तर माना है आरपीएससी ने, वो माना है झालावाड़ जिला। ठीक है, अगर 12 भी विकल्प में हो तो आप सबसे पहले जो प्राथमिकी है वो 12 को देंगे और दूसरी झालावाड़ को। ठीक है, इसके अलावा झालावाड़ में कई लघु परियोजनाएं हैं जिनसे संबंधित बहुत बार सवाल है वो पूछे जाते हैं, तो वो देख लीजिए आप। एक तो है चोली, एक है छापी, एक है भीमसागर और हरिश्चंद्र सागर। ठीक है, ये लघु सिंचाई परियोजनाएं आपकी झालावाड़ में है, चोली, छापी, भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर। ठीक है, और कोटा में है एक तकली, जो कि लघु सिंचाई परियोजना है, तकली कोटा में। ठीक है, और एक है विलास, विलास और तकली कोटा की है। धौलपुर की बात करें तो बहुत ही बार सवाल पूछा जाता है, पार्वती सिंचाई परियोजना कहाँ की है, ये आपकी धौलपुर की है। ठीक है, तो ये लघु सिंचाई परियोजनाएं और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना के संबंध में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, डेजर्टिफिकेशन, जिसका मेनली कारण क्या रहता है, सूखे की पुनरावृत्ति, यानी कि बार बार जो सूखे की स्थिति, अकाल की स्थिति रहना, अतिचारण, ओवरग्रेजिंग, वायु प्रदूषण, जनसंख्या का दबाव। तो मरुस्थलीकरण राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान है इसकी एक प्रमुख समस्या है, और इस समस्या के कई भौतिक कारण हैं और कई मानवीय कारण भी है। ठीक है, जैसे सूखे की पुनरावृत्ति क्या हो गई, इसका भौतिक कारण हो गया, जनसंख्या का दबाव हो गया, अतिचारण हो गया। ठीक है, तो ये इसके मानवीय कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वायु प्रदूषण है, ये इसका कारण नहीं है। अगर प्रदूषण की जगह पर वायु अपर्दन या मृदा अपर्दन, विंड एरोजन, सॉइल एरोजन, ये अगर होता तो ये मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है वो आप मान सकते थे। लेकिन वायु का प्रदूषण, यानी कि वायु में किसी ऐसे तत्वों का घुल जाना जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो, वायु को प्रदूषित कर देते हो, तो वो वायु प्रदूषण कहलाता है। इसका और मरुस्थलीकरण का कोई ताल्लुक है वो नहीं होता है। लेकिन वायु अपर्दन यानी कि रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर
हवा के माध्यम से स्थानांतरित होना, उसे ही मरुस्थलीकरण कहते हैं, जो कि आपका मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है। अगर आपसे पूछा जाए कि मरुस्थलीकरण का मुख्य जो कारण है वो पश्चिमी राजस्थान में क्या है, तो वो है वायु का अपरदन। ठीक है, और इसे मरुस्थल का मार्च भी कहते हैं। ठीक है, मरुस्थलीकरण को मरुस्थल का मार्च भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, और मरुस्थलीकरण के लिए मरु विकास कार्यक्रम 1977-8 में स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस प्रमुख सिंचाई परियोजना में छिड़काव यानी कि जो इरिगेशन होती है, सिंचाई होती है, उसमें फवारा सिंचाई यानी कि स्प्रिंकलर जो इरिगेशन है, इसको अनिवार्य किया गया है। तो ये किस सिंचाई परियोजना में मैंडेटरी है, वो किया गया है? माही नहर, नर्मदा नहर, इंदिरा गांधी नहर और चंबल नहर। तो नर्मदा नहर जो कि राजस्थान के इसमें दो जिले हैं वो सिंचित होते हैं, बाड़मेर और जालोर जिला। ठीक है, बाड़मेर की घोड़ामालानी तहसील और जालोर की सांचौर तहसील है, ये नर्मदा नहर सिंचाई से लाभान्वित होती है। सरदार सरोवर गुजरात में बांध बना हुआ है, वहीं से इस नर्मदा नहर को जल की प्राप्ति है वो होती है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी कृषक अगर सिंचाई करना चाहेगा, कनेक्शन लेना चाहेगा, तो उसे जो बूंद बूंद सिंचाई वाली फंवारे हैं उनसे सिंचित करना है, वो सिंचाई करना आवश्यक होगा। ठीक है, उसके अभाव में वो सिंचाई की का जो लाभ है वो नहीं ले पाएगा। तो ये सवाल भी मोस्ट रिपीटेड है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल भी मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। हमने पिछले जो मैराथन वीडियोस है आरपीएससी के, और हमारे जो क्लास है मोबाइल एप्लीकेशन पर जो कोर्स डाल रखा है, इसमें भी मैंने आपको कई बार ये चीजें है वो अच्छी तरीके से बताई है कि भील जनजाति के द्वारा जो राजस्थान के दक्षिण भागों में स्थानांतरित जो कृषि की जाती है, उस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जो उनका फॉर्मेशन होता है उसमें 3 भागों में इनको बांटा गया है। ठीक है, मेनली तो उसको कहते हैं क्या, स्थानांतरित कृषि, जिसको कहते हैं वालरा। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि वालरा क्या है, तो भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं। और वालरा के ही 2 भाग है, एक तो है आपका दजिया, ठीक है, और एक है आपका कौन सा, ये चिमाता। तो दजिया और चिमाता क्या होता है, दे का संबंध है मैदान से, दे यानी कि मैदान, जिसमें दे आता है उसका संबंध मैदान से है, और जिसमें चे आता है उसका संबंध है पहाड़ से। ठीक है, तो ऐसी कृषि जो कि पहाड़ी ढालों पर भील जनजातियों के द्वारा वनों को जला करके उनकी राख पर जो कृषि की जाती है उन्हें कहते हैं चिमाता, यानी कि ये पहाड़ी ढालों पर की जाती है चिमाता। और ऐसी कृषि जो कि मैदानी भागों में जंगलों को जला करके की जाती कृषि है, तो उसे कहते हैं दजिया। ठीक है, तो दजिया तो मैदानी भागों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को दजिया कहते हैं, और चिमाता कहते हैं पहाड़ी भागों पर की जाने वाली कृषि। और इन दोनों को सामूहिक रूप से वालरा के नाम से जाना जाता है, और भारत के अन्य कई राज्यों में इन्हें जोमिंग कृषि और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर पहाड़ी ढाल प्रश्न में दे रखा है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो चिमाता हो जाएगा। और इसके स्थान पर अगर आपको कुछ सवाल में पूछा जाए कि भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है, तो वो आपकी दजिया कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है भटनेर किला जिले में स्थित है, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर। तो भटनेर किला आपका हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़, और इस किले को उत्तर भड़किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट 2 सवाल आपकी राजस्थान की जनसंख्या से है। राजस्थान का जिला जहां 2001 से 11 की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया वह है। तो 2001 से 11 यानी कि इस 10 साल की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या में सबसे कम दशकीय प्रतिशत है वो आपका अंकित किया था कोटा जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान का जिला जहां 2001 से 11 की अवधि में महिला जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया
तो महिला जनसंख्या में अधिकतम जो दशाब्दी परिवर्तन है वो अलवर जिले में अंकित है, वो किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि 2001 से 11 के मध्य राजस्थान में जो दशकीय जनसंख्या परिवर्तन है वो ऑल ओवर राजस्थान का कितना था, 21.3%। और सर्वाधिक किसका था, तो सर्वाधिक आपका बाड़मेर का जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक था, 32.5%। दूसरा स्थान आता है जैसलमेर का और इसका रहा था 31.8%, यानी कि 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राजस्थान के केवल 2 जिले हैं। और सबसे न्यूनतम आपसे पूछा जाए तो न्यूनतम है सबसे उत्तरी जिला श्री गंगानगर, और इसका जनसंख्या जो प्रतिशत है, जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत है वो मात्र 10% रहा। और दूसरा है झुंझुनू जिसका 11 के आसपास में परसेंटेज था। ठीक है, तो आज के इस सेशन में जो राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी सवाल थे उनका हमने डिस्कस किया, और इससे पूर्व वाले सेशन में हमने राजस्थान इतिहास क्लास संस्कृति के प्रश्नों को विश्लेषणात्मक रूप से देखा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़े रहने के लिए। और आपकी आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कि सेकंड ग्रेड टीचर, सीईटी ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी, इसके अलावा जो आपकी रेट मुख्य परीक्षा जिसे टीचर ग्रेड 3 कह सकते हैं, इसके लिए आरओईओ के लिए और भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एई, जेईएन इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो निरंतर आप इससे जुड़े रहें। और रिसेंटली जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आप देख ही रहे होंगे, हमने जो मोबाइल एप्लीकेशन पर जो आपको क्वालिटी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रखी है, टॉपिक आधारित टेस्ट सीरीज, उनसे हूबहू सवाल आपको परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं। और हम जिस प्रकार से विश्लेषणात्मक तरीके से ये चीजें बता रहे हैं, इनसे भी बहुत से सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो निरंतर तौर पर आप डेली बेसिस पर इस सेशन से है वो जुड़े रहें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कोई क्वेरी हो, आपका कोई सुझाव हो तो इस कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें। और ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जिसमें आपको आरओईयू, एईएन, थर्ड ग्रेड टीचर, इसके अलावा सीईटी इत्यादि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपिक आधारित बेहतरीन क्वालिटी टेस्ट है वो मिलेंगे। और कुछ फ्री टेस्ट और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कुछ फैक्चुअल जो पीडीएफ वगैरह है वो भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर फ्री अवेलेबल हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच टू ऑल।